बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर। और ये सारे जितने भी लेक्चर्स की सीरीज़ होगी इंशाल्लाह इसमें हम जो है ईटा बेस्ड स्टडी करेंगे कि हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं ईटा में। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। मेजर कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि टेक्निक्स कौन सी यूज़ हो रही हैं जो कि सेल बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हम जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, सेलुलर एनाटॉमी को देखेंगे कि सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज किस तरह से हैं और किस तरह फंक्शन करती हैं और उनकी सेल में क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसके अलावा हम सेल्स को जो है हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखेंगे जी, कौन से सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, कौन से यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें डिफरेंस क्या है और वो किस तरह से हमारे पास एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सो स्टार्टिंग विद मेजर कंसेप्ट्स इन बायोलॉजी में जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है सेल। सो व्हाट इज अ सेल, ठीक है। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम जाते हैं सबसे हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल हैं। उनमें सबसे पहले क्या चीज़ आएगी हमारे पास, कोई भी एटम, ठीक है। एटम कंबाइन जब भी होंगे तो वो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो ये हमारे पास ऑर्गेनेलिज की हमारे पास फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनेलिज जब कंबाइन होंगी बहुत सारी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सेल बनेगा। जब बहुत सारे सेल हमारे पास विद सिमिलर फंक्शन होंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, टिश्यू कहलाएंगे। जब बहुत सारे डिफरेंट रिलेटेड फंक्शन टिश्यूज जो है हमारे पास जिनका रिलेटेड फंक्शन होगा वो हमारे पास साथ मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, एक ऑर्गन बनेगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। और फिर हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास स्पीशी बनाते हैं, ठीक है। और स्पीशीज जो है हमारे पास पॉपुलेशन बनाती हैं। तो दिस इज हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे पास बनते हैं और एक पॉपुलेशन बनती है। मगर इस पूरे अगर सिनेरियो में देखा जाए तो सबसे मेन चीज़ है सेल। सेल क्यों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ है, अगर इसको देखा जाए तो सेल इज द मेजर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल से हम बियॉन्ड पीछे देखते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स की या ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास कभी भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर इससे अबव देखते हैं तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होती जा रही हैं। और सबसे बेसिक एंटिटी अगर हम बात करते हैं सेल है, तो सेल इज द मेजर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये हमारे पास वो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटीज कौन सी हैं जी, आपके पास जो है एनर्जी प्रोडक्शन, जिसको आप कह सकते हो जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। उसके अलावा आपके पास रिस्पायरेशन एंड ऑल द सेलुलर फंक्शंस जो कि उसके लिए जरूरी हैं, लाइक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड जो हमारे पास मेजर एविडेंस होता है वो ये क्या है कि हमारे पास इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और ये हमारे पास कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो वो हमारे पास क्या है, उसकी जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई घर बनाते हैं तो उसमें ईंटें या ब्लॉक्स जो हमारे पास क्या होते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं। तो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका यूनिट क्या होता है, हमेशा उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, उसका एक सेल होता है, ठीक है। एंड फाइनली दे आर द कंपार्टमेंट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, कि हर एक सेल जो है अपनी एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एक सेल जो है इनसाइड अ कंपार्टमेंट ही हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जिसमें हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा कि आपके पास जब भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो वो इनसाइड सेल ही हो सकता है, वो आउटसाइड द सेल नहीं हो सकता। तो सेल्स आर द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं, जिसमें हमारे पास एक टिपिकल एनिमल सेल है और दूसरा हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है। अब अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या है, अगर सेल को देखा जाए एनिमल सेल को, तो इसमें न्यूक्लियस है, इसमें हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस है, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल। वाइल अगर हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस पहली चीज आ जाती है क्लोरोप्लास्ट, कि प्लांट के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास क्या है, आपके पास प्रोडक्शन हो सकती है जी, ग्लूकोज की सेंसेस हो सकती है, आपके पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो सकता है, जबकि एनिमल्स के अंदर ये चीज नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर क्या मौजूद है जी, आपके पास सेल वॉल मौजूद है, ठीक है। ये सेल वॉल मौजूद है जो कि हमारे पास एनिमल सेल के ऊपर मौजूद नहीं होती। इसके अलावा वेरियस अदर जो हमारे पास डिफरेंसेस हैं, आपके पास वैक्यूल है। तो हमारे पास दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो कि हम लेटर ऑन भी इनको स्टडी करेंगे।
मगर यहाँ पे इस सब चीज को बताने का मकसद ये है कि आपके पास, हमने जैसे कहा कि आपके पास सेल जो है, आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक है, तो आपके पास एनिमल के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो स्पेसिफिकली एनिमल सेल्स होंगे, और जो आपके पास प्लांट की स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो आपके पास स्पेसिफिकली प्लांट होंगे। दोनों की हमारे पास कंपोजिशन में या फिर हमारे पास ऑर्गेनेलिज्म में डिफरेंस हो सकता है, मगर हमारे पास ओवरऑल जो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ओवरऑल ये हमारे पास सेल ही रहेगा। दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं, वो उनकी डिफरेंसेस होने की डिफरेंट वजूहत हैं। वो वजूहत क्या हैं कि आपके पास हर एक स्पीशी के लिए उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उन्होंने हमारे लिए जो है उन्होंने खुद अपने लिए फूड बनानी है, और वो फूड हमारे पास फूड वेब में हमारे लिए भी अवेलेबल करनी है, तो उनके लिए क्लोरोप्लास्ट का होना बहुत जरूरी है। जबकि हमारे पास जो एनिमल सेल है उसके पास क्लोरोप्लास्ट ना भी हो तो इशू नहीं, क्योंकि वी आर इन द फूड वेब एज कार्निवोर्स आर द omnivores, तो हम जो है फूड जो है ले सकते हैं फ्रॉम द प्लांट्स। अभी कैन अभी यू कैन आल्सो से द हर्बीवोर्स, जो कि प्लांट्स पे फुली डिपेंडेंट होते हैं। तो हमारे पास अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं भी है तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टर्स जो कि हमारे पास जो है डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल की नीड्स भी डिफरेंट होती हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम जो है सेल थ्योरी की तरफ जाते हैं। जब हमने कह दिया जी कि सेल जो है वो हमारे पास बेसिक कंपार्टमेंट है, सेल जो है वो बेसिक एंटिटी है, तो व्हाट इज अ सेल, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेल क्या है? ठीक है, जैसे हम डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमने जो है हमारे अगर हाथ की जो है एनाटॉमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं हाथ वो है जिसके ऊपर जो है 5 हमारी उंगलियां हैं, एक जो है हमारी फिस्ट होती है, इनसाइड 8 हमारे पास स्ट्रक्चर्स होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती हैं, ज्यादा कैरेक्टर्स आता है। अगर किसी बंदे ने अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इमेजिनेशन, उसने कोई एक चीज नहीं देखी तो हम उसको कैरेक्टर्स उसके बता देते हैं, उसकी बेस पे वो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो हमारे पास सेल की ऐसे कौन सी कैरेक्टर्स हैं जिसकी बेस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास ये एक सेल है? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मेनी सेल। तो हमारे पास क्या है, एक मॉडर्न सेल थ्योरी आई जो कि हमारे पास इनिशियली भी आई थी। तो हमारे पास उसको मॉडर्न थ्योरी इस वजह से कहा जाता है कि इसमें बहुत सी डिफरेंट चेंजेस हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न नॉलेज। तो फर्स्ट पॉइंट उसका ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मेनी सेल। तो इसका फर्स्ट पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है कि उसके अंदर एक या मेनी सेल्स हों। अगर उसके अंदर कोई सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है। ठीक है, तो अब वो हमारे पास अगर एक सेल है देन इट विल बी अ यूनिसेलुलर, और मेनी सेल है देन इट विल बी अ मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। All new cells arise from a pre-existing cell by division. Then this is the most important point of the cell theory. अब कैसे होता है हम इसको देखते हैं। आपके पास कोई भी एक सेल है, ठीक है, वो हमारे पास प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। ठीक है, जब भी सेल डिवीजन का प्रोसेस आया वो माइटोसिस होता है या वो हमारे पास मियोसिस होता है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या है, दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास एक चीज तो हमें ये पता चल गई जी, डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास जो हमारा पॉइंट था सेल थ्योरी का कि हमारे पास न्यू सेल्स, दीज आर द न्यू सेल्स, ठीक है, दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही अराइज होते हैं, वो कभी भी जो है खुद से अराइज नहीं हो सकते। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सेल थ्योरी का पता होना चाहिए कि हमारे पास कभी भी न्यू सेल्स जो हैं वो खुद बहुत नहीं बनेंगे, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलके बनेंगे। थर्ड पॉइंट था कि हमारे पास सेल कंटेन्स द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द डॉटर सेल। अब दिस इज अनदर पॉइंट, ठीक है, कि हमारे पास सेल के पास क्या होना चाहिए, हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल अगर हम सेल की बात करते हैं तो दो तरह के हमारे पास जो सेल्स हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स हैं, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इनके पास हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, आपके पास डीएनए है। जबकि हमारे पास अगर यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में देखा जाए तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। बट स्टिल आपके दोनों सेल्स जो हैं उनके पास हेरिडिटरी मटेरियल मींस डीएनए मौजूद होता है। और जब भी अगर हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, जो कि हमारे पास जिसमें हम कहते हैं जी कि हमारे पास जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो जो है हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन के पास जाता है। तो आपको पता है माइटोसिस के प्रोसेस में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड स्टेज इज नोन एज साइटोकाइनेसिस एंड द फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या है जी, हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, और जबकि साइटोकाइनेसिस में हमारे पास साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रही होती है। अगर हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की तो हमारे पास सिंपली
ये देखा गया कि हमारे पास जितना भी सेल के पास डीएनए है वो हमारे पास इक्वली डिवाइड होके दोनों डॉटर सेल्स को मिल जाता है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास एस्पेक्ट आता है वो होता है जी आपके पास सेल साइकिल। आपके पास जब जी1 फेज होती है वहां पे सेल ग्रो कर रहा होता है, जब वो एस फेज में जाता है वहां पे वो क्या करता है, रेप्लिकेशन को प्रोसेस करता है और उसके पास जो एक डीएनए का सेट मौजूद है वो इसको डबल कर लेता है और दो डीएनए की एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेता है। तो ओवरऑल आपके सेल के पास क्या हो जाता है, डबल डीएनए होता है। फिर G2 फेज आता है जिसमें वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है माइटोटिक फेज के लिए, और एम फेज में जब वो जाके कैरियोकाइनेसिस करता है तो ओवरऑल हमारे पास डीएनए हाफ नहीं हो जाता, ऑलरेडी उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी हमारे पास एस फेज में बन चुकी होती है। तो वो हाफ डीएनए जो है वो एक डॉटर सेल को दे देता है और हाफ डीएनए वो दूसरे डॉटर सेल को दे देता है। सो दिस इज हाउ आपका पास हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द डॉटर सेल। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द सेल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो हमारे पास जैसे ग्लाइकोलिसिस है वो इनसाइड द सेल ही हो सकता है, वो आउटसाइड द सेल नहीं हो सकता। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, 4 कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज द सेल। अगर के वो हमारे पास ये इन चारों पॉइंट्स के ऊपर जो है उतरता है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेल है। ठीक है, मूव करते हैं आगे फर्दर कि हमने चलें जी आइडेंटिफाई कर लिया दिस इज अ सेल, देयर इज अ सेल, बट हाउ वी स्टडी अ सेल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास सेल जो होता है उसका साइज जो होता है वो माइक्रोन इन डायमीटर होता है। हमारी नेकेड आई जो है वो नहीं देख सकती उसको। सो हम कैसे एक सेल को स्टडी करेंगे, तो उस सेल को स्टडी करने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया ये वाकई में सेल है, हम क्या करते हैं, यूज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को। और वो टेक्निक्स क्या हैं हमारे पास, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स और सेल बायोलॉजी टेक्निक्स कहलाती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है जी, माइक्रोस्कोपी। आपके पास अगर कोई चीज छोटी होती है तो आपके पास हमेशा क्या होता है, आप उसको गौर से आंख के नजदीक करके देखते हो ताकि उसको क्लियरली देखा जा सके। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी भी हमारे पास जो है इसी तरह से वर्क करती है और इसने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस की हैं इन टू स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड अ सेल। ठीक है, अब होता क्या है कि ये हमारे पास नॉर्मल साइज ऑफ द सेल को हमारे पास मैग्नीफाई करके बड़ा करके हमें दिखाता है। और जब हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो उसकी वजह से हमें जो है इजिली इसकी स्ट्रक्चर्स को और इजिली इसकी एनाटॉमी को स्टडी करने का मौका मिलता है। वी कैन नॉट स्टडी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेली बाय माइक्रोस्कोप, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ माइक्रोस्कोप। हम कभी भी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेली नहीं स्टडी कर सकते, हम उसको देख सकते हैं मगर उसके अंदर उस क्या हो रहा है प्रोसेस, उसका फंक्शन क्या है और ये किस तरह से हमारे पास अपना रोल परफॉर्म करिए, ये हम माइक्रोस्कोप से स्टडी इसको नहीं कर सकते। थर्ड, हम जो है स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ द सेल कि हमारे पास सेल किस तरह से है, क्या दिख रहा है उसके अंदर, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे हैं और वो किस तरह से, उनकी शेप क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। देयर आर वेरियस अदर टेक्निक्स जिसके थ्रू हम जो है सेल को स्टडी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सेट्रा। मगर हमारे पास मोस्ट कॉमन टेक्निक जो सबसे पहले यूज की जाती है वो होती है माइक्रोस्कोपी। सबसे पहले हम चलें अंडरस्टैंड करते हैं कि माइक्रोस्कोप है क्या। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप जो कि आप जो है कॉमनली आप अपनी लैब में यूज भी करते हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें इनमें हैं वो है हमारे पास इसके अंदर मौजूद लेंसेज। ठीक है, लेंसेज का रोल क्या होता है, लेंसेज का रोल होता है जी कि ये हमारे पास जो मैंने बात की, आपका सेल बड़ा करके दिखाते हैं, उसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो लेंस होता है वो आई पीस में मौजूद होता है। ठीक है, दो कन्वेक्स कनकेव लेंस यूज होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो होता है हमारे पास, दीज आर द 3 लेंसेज जो कि आपने यहाँ पे भी देख रहे हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज। तो इनका मकसद क्या है, ये तीन जो है ये हमारे पास तीनों के तीनों डिफरेंट मैग्निफिकेशन के लेंसेज हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन मीन कि डिफरेंट तरह के साइज करके ये दिखा सकते हैं। अगर आपने कोई बहुत ही छोटी चीज उसको बहुत ज्यादा बड़ा करके देखना है आप डिफरेंट लेंस यूज करोगे, अगर उससे कम साइज में देखना है आप उससे भी डिफरेंट लेंस यूज करोगे, और उससे भी अगर कम साइज में देखना है या फिर उसको डिफरेंट करना है तो आपको ये वेरिएशन दे सकते हैं। तीसरी चीज आ जाती है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला लेंस आपके पास आईपीस में होता है, दूसरा लेंस आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पावर लेंस होता है। तीसरी जो मोस्ट चीज इंपॉर्टेंट है वो है स्टेक। स्टेक क्या है जी, इसके ऊपर आप अपना सैंपल रखते हैं जिसको आपने देखना होता है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज द लाइट सोर्स। क्यों, क्योंकि लाइट यहाँ से पास हो निकलेगी, ये हमारे पास सैंपल में से पास होगी और फिर लेंस में से गुजरते हुए आपकी आई तक पहुंचेगी आई पीस के थ्रू, और आप उस इमेज को इजिली जो है देख सकते हो।
अब माइक्रोस्कोपी में क्या होता है कि द एग्जामिनेशन ऑफ द सेल एंड डिपेंड्स अपॉन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द टू कन्वेक्स लेंसेज। अब दो कन्वेक्स लेंसेज जो हैं हमारे पास जो यूज हो रहे हैं, उनकी मैग्निफिकेशन पावर को हम देखते हैं कि किस तरह से वो यूज होगा। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो कन्वेक्स लेंस, फर्स्ट वन इज हियर एंड द सेकंड वन इज हियर, थर्ड पे आप कह सकते हैं जी यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, आपका सैंपल मौजूद है, और यहाँ पे आप जो है अपनी नेकेड आई से देख रहे हो जी कि आपके पास क्या होता है। जब भी क्या होता है, यहाँ से लाइट पास होती है सैंपल में से, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दिस इज 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब यहाँ पे हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं एक्स, एक्स डोनेट कर रही है साइज को, ठीक है, एक्स डोनेट कर रही है साइज। अब मैं कह रहा हूँ जी फर्स्ट लेंस है मेरे पास, अगर तो इसका मैं कह रहा हूँ मैग्निफिकेशन कितनी है, 10x है। तो 10x का मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास साइज होगा वो जब इसमें से पास ऑन होगा वो 10 गुना बड़ा दिखेगा मुझे, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है, जब लाइट सैंपल में से पास होकर लेंस में से गुजरती है, इसका इमेज जो होता है वो नॉर्मली 1 माइक्रोमीटर से, जब उसको 10x बड़ा होता है तो 1 माइक्रोमीटर का 10x क्या होगा, 10 माइक्रोमीटर उसका साइज मुझे दिखेगा ओवरऑल, मीन उसका सब इतना बड़ा हो जाएगा, 10 माइक्रोमीटर के इक्वल हो जाएगा। फिर क्या है, अगर मैं एक और लेंस यूज कर रहा हूँ वो भी 10x का है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब ये इमेज जो यहाँ से अब निकला है, ये जो हमारे पास पास हुआ है इस लेंस में से, वो हमारे पास अब 1 माइक्रोमीटर उसका साइज नहीं, उसका साइज कितना है, 10 माइक्रोमीटर। और जब वो इस 10x के लेंस में से दोबारा गुजरेगा तो हमारे पास ये क्या है, ये उसको 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा, और उसको जब 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा तो क्या होगा, 10 इंटू 10 100x हो जाएगा, ठीक है, 100 माइक्रोमीटर मुझे वो साइज दिखेगा। तो ओवरऑल अगर के मेरे पास एक डॉट था छोटा सा जो कि इनिशियली यहाँ मुझे दिख रहा था, जब वो इन दोनों लेंसेज में से पास ऑन हुआ है तो वो मुझे इतना बड़ा दिख रहा है। तो अब this is more convenient for me, more easy for me to study this size object than this size object। तो हमारे पास माइक्रोस्कोप इसी तरह से करती है कि वो हमारे पास जो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देती है और हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने कहा जी आपके माइक्रोस्कोप के अंदर दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और दूसरा आई पीस होता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो 10x है और आई पीस मेरे पास 6x है, तो मेरे पास ओवरऑल मेरी जो मैग्निफिकेशन होगी मेरी माइक्रोस्कोप की वो कितनी होगी, 60x के, ये मुझे ओवरऑल 60 टाइम्स बड़ा करके दिखा रही है क्या चीज, कोई भी इमेज, ठीक है। अगर मैं उसी फॉर्मूला को जो यूज करूँ जो भी हमने एग्जाम्पल में देखा, तो हमारे पास अगर के मेरे पास यहाँ पे सैंपल वही 1 माइक्रोमीटर है, जब वो ऑब्जेक्ट लेंस में से गुजरेगा वो इमेज तो वो 10 माइक्रोमीटर मुझे दिख सकता है, और जब वो दोबारा से 6x होगा तो वो 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 60x, मीन 60 टाइम्स बड़ा दिखेगा मुझे। अब अगेन से मैं कहता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, हमने क्या देखा, हम ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास 2-3 तरह के होते हैं, जो हमने माइक्रोस्कोप में देखा यहाँ पे, ये 3 डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर कि मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस, अब मैंने उसी सैंपल के लिए 40x यूज किया है और मेरे पास आई पीस मैंने उतना ही यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास 40 इंटू 6 इज इक्वल टू 240x टाइम ये मुझे बड़ा करके दिखाएगी। सिमिलरली अगर मैं अब ऑब्जेक्टिव लेंस उतना ही रख रहा हूँ, मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ अपना आई पीस, तो आई पीस आपके पास दो तरह का हो सकता है, 6x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस आपके पास दो तरह के होते हैं, 10x एंड 40x। अब 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 टाइम्स जो है लार्जर करके दिखाएगा, और 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 टाइम्स मुझे लार्जर करके ये दिखा रहा है कि मेरे नॉर्मल साइज से। अब यहाँ पे जब हम माइक्रोस्कोप को स्टडी कर रहे हैं तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। फर्स्ट वन इज रेजोल्यूशन एंड सेकंड वन इज मैग्निफिकेशन। तो जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, इट इज रियली यूजफुल बाय लिमिटेड, यूजफुल बट लिमिटेड, बट ड्यू टू द नेचर ऑफ द लाइट, क्योंकि हम इसमें लाइट यूज करें एज अ सोर्स ऑफ विजन, तो हमारे पास इस वजह से ये थोड़ा सा लिमिटेड हो जाती है। अगर हम लिमिटेशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजॉल्विंग पावर, कि ये इसकी इतनी लिमिटेशन है, ये इतना रिजॉल्व कर सकती है, ठीक है। हम जो है वर्ड निकला है सॉल्व से, ठीक है। सॉल्व करना क्या होता है, हल करना। रिजॉल्व हमारे पास क्या होना है, किसी मसले को या किसी चीज को या हल करना, ये उसकी लिमिटेशन है, ठीक है। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश द क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो इस पावर, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर। और हमारे पास जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर ये है जी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है।
अगर कि मैं नेकेड आई से इसको जो है समझ रहा हूँ जी, ये वाकई में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मेरी रिजॉल्विंग पावर है जी कि मैं इसको जो है सेपरेट कर सकता हूँ, डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ एक दूसरे से। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट है वो मुझे एक ही दिख रहा है, मगर जब मैं जो है बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप इसको देखता हूँ तो मुझे ये दो दिखते हैं, तो मैं इसका मतलब बता सकता हूँ कि मेरी आंख की रिजॉल्विंग पावर इतनी नहीं है कि ये इसको जो है दो करके दिखा सके। सो अगर रेजोल्यूशन पावर दिखाते हैं तो हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि अगर मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहा हूँ तो मुझे ये दो इमेजेस दिख रहे हैं, तो दो पिक्स में उसको दिखा रहा हूँ, तो मतलब क्या है, यहाँ पे दो इमेजेस है। अब यहाँ पे ये देखें कि सेकंड एग्जांपल में हमारे पास ओवरऑल अगर मैं नेकेड आई से देखूंगा मुझे एक ही दिखेगा, मगर मैं माइक्रोस्कोप से जब देख रहा हूँ तो मुझे स्लाइट डिफरेंस, स्लाइट ब्रेक दिख रहा है हमारे पास, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। जबकि थर्ड में मैं देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ जी नहीं जी, यहाँ पे एक ही मौजूद है। तो इसका मसला क्या हुआ कि जी यहाँ पे बहुत नजदीक है, हालांकि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर मेरी जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको दो नहीं दिखा पा रही क्योंकि उसको ज्यादा बड़ा नहीं कर सकती। तो दिस इज द रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर आप सिंपली कह सकते हो इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। हम उसको सेपरेट कर सकते हैं दो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स में। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर जो है वो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की 250 नैनोमीटर होती है। मींस के वो ऑब्जेक्ट जो जिनके दरमियान 250 नैनोमीटर तक का डिफरेंस है, तो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप उन दोनों को जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाएगी। ठीक है, 250 नैनोमीटर से कम दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा तो वो उनको कभी भी दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाएगी, वो उनको स्पेसिफिकली एक ही ऑब्जेक्ट दिखाएगी। रिजॉल्विंग पावर इज 500x ऑफ अ नेकेड आई। हमारे अगर नेकेड आई की बात करते हैं तो हमारे पास सॉरी रेजोल्यूशन पावर इज 500x ऑफ नेकेड आई, मीन हमारी नेकेड आई से इसकी रेजोल्यूशन पावर 500x ज्यादा होती है, मीन 500 टाइम्स वो ज्यादा अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकती है। ह्यूमन आई की अगर हम रेजोल्यूशन पावर की बात करते हैं तो इट इज ओनली 1 मिलीमीटर। तो हम अगेन से रेजोल्यूशन पावर की अगर कंसेप्ट यूज करें तो वो ऑब्जेक्ट जिनके दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास 1 मिलीमीटर होगा, उनके दरमियान जो है हमारे पास जो आ जाता है उसको हमारी आई जो है सेपरेट डिस्टिंग्विश सेपरेट कर सकती है कि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर क्या हमारे पास यही साइज हमारे पास 1 मिलीमीटर से कम होगा तो हमारी आई कभी भी इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती कि ये दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन इज सिंपली यू कैन से दैट कि अभी तक जो हमने से की कंसेप्ट निकालेंगे वो यही है कि हमारी आई बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या हमारी जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अगर डिस्टिंग्विश कर सकता है तो, और वो कहाँ तक कर सकता है, दिस इज रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन की बात ये है वो उसको कितना बड़ा दिखा सकता है। रेजोल्यूशन सेपरेट करके कितना दिखा सकता है और हमारे पास मैग्निफिकेशन कितना बड़ा दिखा सकता है। मैग्निफिकेशन पावर इज टू इंक्रीज इन अपेरेंट साइज। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप हमें 10,000 टाइम्स तक जो है बड़ा करके दिखा सकती है नॉर्मल साइज को। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है 1 मिलियन टाइम्स तक हमें बड़ा दिखा सकती है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर उसकी बात की जाए इट प्रोड्यूसेस 3 डायमेंशनल इमेजेस। ये हमारे पास क्या है, कोई भी अगर सब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो वो हमें टू डी स्ट्रक्चर देता है, दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जबकि हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सो अभी तक हमने जिस जो अभी टॉपिक जो समझा है उसमें से क्या हमारे पास ईटा बेस्ड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज द रिजॉल्विंग पावर। पहली चीज क्या आ जाएगी आपके पास जो पूछा जा सकता है कि आपके पास रिजॉल्विंग पावर क्या है। इसमें से दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास हो सकता है वो ये है कि आपकी ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर कितनी है, आपके पास रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो हो सकता है आपके पास मैग्निफिकेशन क्या है, और दूसरा आपके पास जो मैग्निफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स आपसे पूछी जा सकती है। थर्ड फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों के अंदर अक्सर जो है डिफरेंस पूछा जाता है। समटाइम्स जो है फंक्शन दे के आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी माइक्रोस्कोप जो है वो इस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ विच माइक्रोस्कोप इज अबाउट 1 मिलियन, तो अब आप बताएंगे जी कि किसकी है, तो आपको पता है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और अगर के मैं पूछता हूँ 10,000 टाइम्स मैग्निफिकेशन, 10,000 टाइम इंक्रीज इन साइज इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ दैट इज लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन नेकेड आई, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सेल थ्योरी में से अक्सर क्वेश्चन हो जाते हैं कि हमारे पास किस तरह से हमारे पास जो है उसमें चारों जो पॉइंट्स हैं मेटाबॉलिक से आ जाते हैं जी कि आपके पास सेल जो हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और अक्सर पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द
मेटाबॉलिक कंपार्टमेंट ऑफ मेटाबॉलिक कंपार्टमेंट। तो आप बता सकते हो सेल है, टिश्यू है, ऑर्गेनेली है, ऑर्गन है, तो इससे के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनली आपके पास मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग लेंसेज। तो आपके पास जो है लेंसेज की मैग्निफिकेशन, जो कि अभी हमने स्टडी की है, कितनी हो हमारे पास मैग्निफिकेशन, तो उससे हमारे पास क्या होगा। तो इसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ईटा के पेपर्स में, और वो इस तरह से होता है कि हम इसको स्टडी करते हैं किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि एक सैंपल है, ठीक है, उसका साइज है हमारे पास 10 और 100 माइक्रोमीटर, ठीक है, और फिर वो कहते हैं जी कि आपके पास जो आई पीस है इट इज ऑफ 6x, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, आपके पास 40x है। So what will be the size of the sample when you see it with naked eye? ठीक है, तो हम सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जी कि आपके पास जो नॉर्मल हमारे पास जो हमने सिनेरियो रखा था 100 माइक्रोमीटर है। सबसे पहले हमने क्या कहा जी, यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आई होगा, आई पीस होगा, जो हमारे पास पहली स्ट्रेटजी है। 100 है और यहाँ पे हमने कहा जी 40 है और यहाँ पे 6x है, तो 100 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 40, दैट विल बी 4000 माइक्रोमीटर। उसके बाद उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24,000 माइक्रोमीटर, इसका ओवरऑल मेरे पास साइज आ जाएगा। आप सिंपली भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये इसी तरह से हमारे पास जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो इसी तरह से होंगे। हमारे पास अक्सर ये किया जाता है कि हमारे पास 6 इंटू 40 किया जाएगा, 6 इंटू 40, तो क्या आएगा जी हमारे पास 6 4 24, 240x, तो 240 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी विद द 100। दिस इज द सेकंड पैटर्न जिसके थ्रू आप कर सकते हो इसको हल। तो हमारे पास आ जाएगा 24000, दैट इज अगेन द 24,000 माइक्रोमीटर, जो कि आपके पास नॉर्मल आपका आंसर हो सकता है। दूसरा आपके पास यहाँ पे सिनेरियो अक्सर यूज किया जाता है, ईटा क्वेश्चन कभी भी हमेशा सीधे नहीं होते, वो उल्टा भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। आपसे ये अक्सर ये पूछा जा सकता है कि आपके पास जो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है विद द नेकेड आई, ठीक है, आफ्टर मैग्निफिकेशन, ठीक है, वो है आपके पास 24,000। हम कहते हैं जी आपके पास यही हम सीन दोबारा से यूज कर रहे हैं, सिनेरियो यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑफ 24,000, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, आपके पास ऑब्जेक्ट लेंस है, उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है। अब आपके पास डिफरेंट सिनेरियो आ गया, ठीक है। अब आप कह रहे हैं जी कि आपके पास जो है इसकी मैग्निफिकेशन कितनी है। अब आपके पास सिंपल सा हल है कि आपके पास एक 6x है, दिस इज 6 इंटू एक्स, ये आपको अननोन है, इजिकल टू, और ये आप सिंपली हमारे पास उस तरह से दोबारा मेजर करेंगे, ये आपके पास अननोन है, ठीक है। 6 इंटू वट, दैट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड देन द साइज ऑफ द सैंपल। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, सैंपल का साइज 24,000, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे आप 100 से, ठीक है। जब आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मैग्निफिकेशन आ गई किसकी, आपके पास आपकी माइक्रोस्कोप की, दैट इज 240x। अभी आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस की हमारे पास मैग्निफिकेशन की पावर हमें नहीं पता चली, अभी हमें माइक्रोस्कोप की हमारे पास मैग्निफिकेशन का पता चला है, मगर अब हमें पता है जी आई पीस की। हमने मैग्निफिकेशन अगेन से इसको 6 के साथ डिवाइड कर दिया, 6 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास द आंसर इज द 40। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन पावर आपके पास 40 है। इसी तरह से आपके पास आई पीस की भी हमारे पास पूछी जा सकती है, और इसी तरह से आपके पास बाकी सब चीजों का भी पूछे जा सकते हैं। तो ईटा के क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं, बट उनको जो है घुमा फिर आके किया जाता है। अब देखें इसी में से अगर मैं सैंपल का साइज जो है वो हाइड कर दूं, बाकी सारी चीजें दे दूं, आप इसी तरह से अगेन से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट ओनली थिंग इज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि अगर आपने चीज को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपके पास क्वेश्चन समझना ईजी हो जाएगा। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टेक्निक होती है, जो स्टडी ऑफ द स्टडी सेल जो हमारे पास हम यूज करते हैं नॉर्मली, तो वो होती है हमारे पास स्टैनिंग, ठीक है। स्टैनिंग के केस में हम क्या करते हैं, मोस्टली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसपेरेंट। पहला सबसे बड़ा इशू अक्सर आ जाता है कि मोस्टली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जितनी भी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो टू कंट्रास्ट बिटवीन स्ट्रक्चर, स्टैनिंग इज अप्लाइड। हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सेल्स थे, मुझे वो दिख नहीं रहे,
और मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ, मैं उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उनको स्टेन कर दूंगा। जब मैं उनकी स्टेनिंग कर दूंगा तो सिंपली क्या होगा कि मेरे पास वो चीज़ें ईजिली दिख सकेंगी, उनको मैं कलर कर दूंगा। तो हमारे पास जब कलर किया है मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने इनको स्टेन किया है और आफ्टर स्टेनिंग ये कुछ इस तरह से दिख रही हैं, तो मैं इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, एक दूसरे से सेपरेट समझ सकता हूँ। इट इज आल्सो यूज्ड टू एनहांस रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन पावर याद हो अगर आपको, तो अभी अभी जो हमने कंसेप्ट जो है अंडरस्टैंड किया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दिस इज आवर रेजोल्यूशन पावर। ठीक है, अगर हमने रेजोल्यूशन पावर को एनहांस करना है तो हम स्टैंडिंग यूज करेंगे, उससे भी हमारे पास रेजोल्यूशन पावर बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑब्जेक्ट था जो मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, अब जब मैंने मुझे जब इसको देख रहा हूँ तो मेरी रेजोल्यूशन कुछ इस तरह से दिखा रही है जी कि मुझे ये एक ही दिख रहा है, मगर जब मैंने स्टैनिंग की तो स्टैनिंग की वजह से मुझे ये सिनेरियो इस तरह से आ रहा है, दिख रहा है। अब क्या हुआ, रेजोल्यूशन पावर मेरी बढ़ गई। अब मैं कह सकता हूँ नहीं, दिस इज नॉट अ सिंगल थिंग, दीज आर द टू थिंग्स जो कि मेरे आइडेंटिफाई अब कर सकता हूँ। तो जब स्टैनिंग करते हैं तो हमारे पास दो तरह की उसमें स्टेन्स यूज की जाती हैं, पहली होती है जी वाइटल स्टेन और दूसरी होती है हमारे पास काउंटर स्टेन। Vital stain क्या है? Stain used in lower concentration that is non-toxic and can be used on living material that is known as vital stain. ये हमारे पास लो कंसंट्रेशन में यूज की जाएगी, नॉन टॉक्सिक होती है, जब भी अगर आपके सेल्स के ऊपर आपके हाथ के ऊपर लगी आपको कोई भी इशू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मिथिलीन ब्लू एंड न्यूट्रल रेड इसकी कॉमन एग्जांपल्स है। काउंटर स्टेन जो होती है वो स्टेन होती है जब आपके पास एक स्टेन से आपका ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेन अप्लाई की है किसी भी सैंपल के ऊपर, तो वहां पे आपको वो फिर भी जो है नहीं दिखा, तो आप उसकी वजह उसके ऊपर जो दूसरी स्टेन डालते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर स्टेन। टू स्टेन्स मे बी यूज्ड इन विच सेकंड स्टेन इज टर्म्ड एज काउंटर स्टेन। तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि जो सेकंड स्टेन हमने यूज किया उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर स्टेन यूज करते हैं। तो परमानेंट स्टेन जो होती है, अब हमारे पास अब स्टेन जो हम यूज कर रहे हैं वो दो तरह की होती है। पहली तो हमने टाइप की बात कर ली जी कि हमारे पास दो तरह की स्टेन हम यूज कर सकते हैं, वाइटल स्टेन होती है, काउंटर स्टेन होती है। उसके अलावा हमारे पास जो टाइप्स हैं बेसिकली वो दो हैं, हमारे पास एक परमानेंट स्टेन होती है और एक टेम्पररी स्टेन होती है। परमानेंट स्टेन वो होती है जिसको अगर आप बाद में वॉशिंग करते हो स्टेन करने के बाद, तो वो हमारे पास जो है उसके ऊपर से खत्म नहीं होती, वो उसके ऊपर से जाती नहीं है। जैसे हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं ना, वो हमारे पास पक्के कलर जिनको हम बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग कलर्स होते हैं, उनको अगर आप पानी से भी धोएं, इवन कि अगर आप उसको सोप से या फिर आप उसको जो है किसी भी डिटर्जेंट से उसको धोएं, तो वो फिर भी हमारे पास उसकी जो है हमारे पास रिमूवल नहीं होता, बिकॉज दे आर द परमानेंट कलर्स। ठीक है, उसी तरह से ये स्टेन्स हमारे पास टिश्यूज में से या सेल्स में से या फिर किसी भी स्ट्रक्चर्स में से ये हमारे पास इजिली रिमूव नहीं होती। तो हमारे पास परमानेंट स्टेन में हमारे पास एनिलीन ब्लू, बोरेक्स, कार्मीन एक्सेट्रा होती है। हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो एनिलीन ब्लू बेसिकली जब भी हम यूज करते हैं तो ये फाइनल कलर ब्लू देती है, और ये मोस्टली हमारे पास जो यूज होती है वो फंगल हाइपी एंड स्पोर्स के लिए। यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि हर स्टेन वो डिफरेंट कलर देगी, ठीक है, और दूसरी चीज हर स्टेन जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं हो सकती। हर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक सूटेबल स्टेन हम स्टेन यूज कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही स्टेन सारों के लिए यूज कर लें। दूसरी हमारे पास आ जाती है जो है बोरेक्स कार्मीन, जो कि पिंक कलर देती है और मोस्टली न्यूक्लियाई ऑफ द सेल को स्टेन करने के लिए हमारे पास ये यूज होती है। यूसीन जो है पिंक रेड कलर देती है, और ये साइटोप्लाज्म और सेलुलोज को अगर हमने स्टडी करना है स्पेसिफिकली हम उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्यूल्गन स्टेन आ जाती है जो कि पर्पल, रेड और पर्पल होती है, और ये हमारे पास डीएनए या क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास यूज होती है। उसके अलावा हम लेशमन स्टेन अगर कहते हैं तो रेड, पिंक या ब्लू कलर ये देती है हमारे पास, और ये ब्लड सेल्स को अगर हम जब स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे यूज की जाती है, और ये हमारे पास इजीली हमारे पास डिफरेंशिएट कर देती है बिटवीन व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद अगर हम कहते हैं तो मिथिलीन ब्लू आ जाती है, जो कि हमारे पास नाम से भी इसको शो है कि ये कौन सा फाइनल कलर देगी, तो ये ब्लू कलर देती है, और ये हमारे पास मोस्टली न्यूक्लियाई के लिए कोई स्टैंडिंग के लिए यूज होती है। जब हम न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे मिथिलीन ब्लू हम यूज करते हैं। उसके अलावा हम सैफरन की अगर बात करें तो रेड पर्पल कलर देती है, और न्यूक्लियाई लिग्निन या प्लांट टिश्यूज को स्टडी करने के लिए यूज होती है। मगर अगेन से याद रखना है जब हम ये स्टेन्स यूज करते हैं तो ये हमारे पास कभी भी दोबारा से वॉश आउट नहीं होंगी। अब ईटा का क्वेश्चन यहाँ से कैसे निकल सकता है, आपने क्या करना है, आपने ये सारी चीजें आपको मेमोराइज हुई होनी चाहिए, स्टेन्स, उनके फाइनल कलर और उनका सूटेबल जो है फंक्शन जो किसके लिए वो यूज हो रही है, ठीक है। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास परमानेंट स्टेन जो है वो कभी भी हमारे पास जो है वो वॉश आउट नहीं होगी, और ये परमानेंट स्टेन्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हो सकता है जी कि वो ये दे सकते हैं कि ये हमारे पास जो स्टेन का नाम दे दें और ये पूछें कि ये आपके पास टेम्पररी स्टेन है या परमानेंट स्टेन है।
या फिर वो इस तरह से पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ परमानेंट स्टेन। तो आपको इनमें से डिफरेंट नाम दिए होंगे, उसमें से आप बोथ हैं एंड बी के ऑप्शन भी हो सकते हैं, अक्सर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन भी हो सकता है, कोई एक हो सकता है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी हो सकता है। तो अगर आपको ये नाम याद होंगे तो आप आंसर कर सकते हैं, वैसे आप आंसर नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो आपके पास यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली होती है, वो 3 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। वो आपको स्टेन दे दें, वो आपको उसका फंक्शन दे दें और आपसे फाइनल कलर पूछ लें, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है वो आपको स्टेन दे दें, वो आपको फाइनल कलर दे दें और आपसे ये पूछें कि ये आप किसके लिए यूज कर सकते हो। तीसरा ये हो सकता है कि वो आपको उसका फंक्शन दे दें और उसके बाद उसको आपको फाइनल कलर दे दें और उसके बाद ये पूछें ये कौन सी स्टेन है, ठीक है। समटाइम्स वो इस तरह से पूछते हैं कि आपके वो डायरेक्टली फंक्शन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियाई ऑफ द सेल आर द क्रोमोसोम्स कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेन। तो आपको पता होगा जी फ्यूल्गन स्टेन हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, और फ्यूल्गन स्टेन ही इस तरह से यूज हो सकती है। इस क्वेश्चन को घुमा के एक और तरह से भी पूछा जा सकता है कि फ्यूल्गन स्टेन व्हिच इज यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स विल गिव द अप्रोप्रिएट फाइनल कलर, और उसके नीचे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे और आपको पता होना चाहिए कि ये रेड या पर्पल कलर देते हैं। तो अगर आपको ये चार्ट, ये टेबल आपको मेमोराइज होंगे तो आप इसको इस तरह से आंसर कर सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स द टेम्परेरी स्टेन, तो हमारे पास टेम्परेरी स्टेन, जैसे हम परमानेंट स्टेन की हमने बात की, तो इट कैन बी रिमूव फ्रॉम टिश्यू बाय वॉशिंग, ठीक है। और इसमें 3 एग्जांपल्स हैं। एनालिन सल्फेट जो हमारे पास येलो कलर देती है और लिग्निन की स्टडी के लिए यूज होती है। आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू या ब्लैक कलर देती है जो कि स्टार्च, और ये मोस्ट कॉमन आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जब भी हम स्टार्च की या ग्लूकोज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं। थर्ड जो है जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, स्कर्ट सॉल्यूशन, इसको कलर जिंक जो है क्लोरीन जिंक या आयोडीन जो हमारे पास सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ये येलो, ब्लू और वायलेट कलर देता है। लिग्निन, क्यूटिन, प्रोटीन, स्टार्च और सेलुलोज की स्टडी के लिए ये यूज होता है। तो अगेन से यहाँ पे भी वही क्वेश्चंस बनेंगे जो अभी मैंने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, या वो आपसे स्टेन का पूछेंगे, ये परमानेंट है ये टेम्पररी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी या परमानेंट स्टेन, या वो फिर आपसे स्टेन का देके फंक्शंस का पूछ सकते हैं, फंक्शन का देके स्टेन का पूछ सकते हैं। तो आपको ये चार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके ईटा प्रोस्पेक्टिव से, कि आप जो है इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हो। अगर आपको ये जो है अप्रोक्सीमेटली 10 जो है बन जाते हैं ये स्टेन्स के नाम और उनके फंक्शन, तो ये अगर आपको याद है तो हमारे पास आपके लिए ये एक ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जो है आउटसोर्स से पिक्चर ली गई है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो कि आपके पास ये स्टेनिंग की गई है। जब स्टेनिंग की गई है तो आपके पास ये जो हमारे पास डिफरेंट सेल थे, इनकी ये सेल मेम्ब्रेन बता सकता है कि कहाँ कहाँ तक इसकी सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री है। ये आपके पास न्यूक्लियस की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, और ये लाइट ब्लू जो है ये आपके पास जो है आपके साइटोप्लाज्म की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। तो इस तरह से हम जो है स्टेनिंग करके हमारे पास इजिली हम सेल्स को स्टडी कर सकते हैं। दूसरी आपके पास, जैसे हमने अभी बात की कि हमने ब्लड सेल्स को स्टडी करना है बाय यूजिंग लेशमन स्टेन, तो यहाँ पे आपके पास लेशमन स्टेन यूज हुई, सॉरी यहाँ पे हमारे पास लेशमन स्टेन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स किस तरह से हमारे पास बिहेव कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपके पास जो है यहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल कलर शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो है हमारे पास लेशमन स्टेन जो है वो रेड, पिंक या ब्लू कलर की अपीयरेंस दे रही है। तो हमारे पास वो रेड पिंक कलर भी यहाँ पे अपीयरेंस हो रही है, और ये पिंक कलर का मतलब क्या है जी, हमारे पास ये यहाँ पे कौन सा कलर क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है। यहाँ पे अक्सर देखते हैं कि हमारे पास जो है पर्पल कलर की अपीयरेंस हो रही है, ठीक है, पिंक कलर की अपीयरेंस हो रही है, सॉरी। इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड्स, और ये ग्राम नेगेटिव क्या है हमारे पास, ग्राम पॉजिटिव कोकाय मौजूद है। ये हमारे पास जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कोकाय होंगे वो हमारे पास पर्पल दिखेंगे, और जो ग्राम नेगेटिव है हमारे पास बैक्टीरिया वो हमारे पास पिंक कलर के ये दिखेंगे। इसको आप वायलेट भी कह सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड टेक्निक है जो हम स्टैनिंग भी यूज कर चुके हैं, स्टैनिंग और माइक्रोस्कोपी हमेशा जो है साइड बाय साइड चलती हैं। अक्सर हमारे पास ये दोनों टेक्निक साथ में यूज की जाती है ताकि हम सेल को स्टडी कर सकें। तो जो हमारे पास थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टेक्निक आ जाती है सेल को स्टडी करने की, वो है सेल फ्रैक्शनेशन। अब हमने जैसे अभी तक जो स्टडी किया, हम सेल को बाहर से देख रहे हैं, हम स्टेन करके सेल को स्टडी कर रहे हैं, मगर वो सारा प्रोसेस कहाँ से हो रहा है, बाहर से हो रहा है, ठीक है। अगर हम स्टैंडिंग में करते हैं हमें व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं दिख रहे थे, वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं। हमने उस दोनों टेक्निक को जो है कंबाइन करके, मगर अब हमने ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करना है, हमने क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करना है। तो उसके लिए हमें क्या है, उनको सेल से बाहर निकालना पड़ेगा, उनको सेपरेट करना पड़ेगा। जब हमारे पास एक जो है बहुत सारी बॉल्स का ग्रुप मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास बकेट है उसमें बहुत सारी बॉल्स है, और मैं आपको कह रहा हूँ जी मुझे इसमें से ये जो है
शेडेड जो है रेड कलर वाली बॉल है ये निकाल के मुझे स्टडी करनी है। तो अब ये नहीं होगा कि आप ये सारी बॉल्स मुझे दे दो कि इनमें से निकाल के स्टडी कर लो, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्ट आउट कर दूंगा अपनी रेड बॉल, और इस रेड बॉल को मैं फिर जो है स्टडी करूंगा सेपरेटली, और ये मेरे लिए मोर कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है। अब डिवाइडिंग जो होता है इन फ्रैक्शंस को, ये मैं सारी फ्रैक्शंस अलग अलग करता जाऊंगा और उसमें रेड बॉल को सिर्फ स्टडी करूंगा, तो बाकी सेल की चीजों को मुझे स्टडी करने में टाइम नहीं लगेगा। तो डिवाइडिंग सेल इनटू पार्ट्स और फ्रैक्शन इज टर्म्ड एज सेल फ्रैक्शनेशन। ठीक है। इट इज अचीव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है, उसके अंदर जो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मीन उसको सर्कुलेट करवाते हैं, जिसकी बेस पे हम जो है पार्ट्स और फ्रैक्शंस को डिवाइड कर रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन कह रहे होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इंक्लूडिंग ऑर्गेनेलीज। ठीक है। हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम सेपरेट करेंगे। 3 स्टेप्स हैं इसके। ग्राइंडिंग टिश्यूज इन लिक्विड मीडियम टू फॉर्म अ होमोजिनेट। सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, हम जो जितने भी टिश्यूज होंगे उसको हम लिक्विड मीडियम के अंदर होमोजिनेट करेंगे, मीन उसको ग्राइंड करेंगे। जब हम उसको ग्राइंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास वहां क्रिएट होता है, और वो हमारे पास टिश्यूज बर्स्ट हो जाएंगे। टिश्यूज बर्स्टने की वजह से उनके अंदर का जितना मटेरियल है वो सारा बाहर आ जाएगा। हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, हमारे पास लिक्विड मीडियम के अंदर आ जाएगा, और हमारे पास हम उसको वहां से फिर बाद में सेपरेट करके इजिली स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे क्या करते हैं, इसको लो स्पन करते हैं टू सेपरेट एंड रिमूव लार्ज पार्टिकल्स। जब हम उसको लो स्पन करते हैं तो हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स हमारे पास इसमें से जो है हमारे पास जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बर्स्ट नहीं हुए, हमारे पास जो है वो हमारे पास प्रॉपर्ली होमोजेनाइज नहीं हुए, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। जब हम आपने देखा होगा कि हमारे पास जब लो स्पन करेंगे तो बड़ी चीजें हमेशा नीचे बैठती हैं और छोटी चीजें जो है आपके पास हमेशा ऊपर रह जाती हैं। तो जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे, और ऊपर से हम उस सुपरनेटेंट को हटा के हमारे पास जो है स्मॉल पार्टिकल्स का होमोजिनेट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम उसको जो होमोजिनेट हम यहाँ से निकालेंगे, ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है, ऊपर वाला जितना भी मटेरियल है उसको निकाल के हम क्या करेंगे, फिर हाई स्पीड पे उसको डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के लिए डिफरेंट स्पीड पे हम उसको रन करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, उसमें से छोटी छोटी चीजें हमारे पास, छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज और इवन के लाइटर कंपोनेंट्स भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। मगर यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखने की चीज है, हायर द स्पीड स्मॉलर द कंपोनेंट। ठीक है। जो जितनी ज्यादा हम हाई स्पीड रखेंगे उतना ज्यादा हमारे पास स्मॉलर कंपोनेंट्स हम सेपरेट मीन सेडिमेंट करवा सकते हैं, नीचे बिठा सकते हैं और उसको सेपरेट करवा सकते हैं, किसमें से, सैंपल के अंदर से, सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है। अगर हम स्पीड कम रखेंगे तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपके पास हमेशा लार्जर पार्टिकल्स निकलेंगे। जब आप हाई स्पीड यूज करेंगे तो आपके पास स्मॉलर पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक है। द हायर द स्पीड द स्मॉलर द कंपोनेंट, द लोअर द स्पीड द लार्जर द कंपोनेंट विल बी सेपरेटेड। ठीक है। अब दिस इज द मोस्ट कॉमन सेंट्रीफ्यूज जो आप यूज करते हो, हम लैब में हम यूज करते हैं ताकि हम जो है सेल्फ फ्रैक्शनेशन कर सकें। अब ये पूरा प्रोसेस होता कहता है, सबसे पहले एक चीज जो आपको स्टडी समझनी है वो है जी आपके पास होमोजिनाइजेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइनच के लीव्स थे हमने इस ट्यूब के अंदर डाल दिए, मगर अभी तक ये होमोजिनेट नहीं हुई। अब देखिए ये सोल्यूशन डिफरेंट पूरा जो है अलग अलग से दिख रहा है, और इसमें ये हमारे पास अभी प्रॉपर्ली जो है सॉल्वलाइज नहीं हुई। अब क्या करेंगे हम 45 सेकंड के लिए जब इसको होमोजिनाइज करते हैं तो हमारे पास ये देखें अब स्पाइनच जो है कम्प्लीटली हमारे पास इसमें डिजोल्व हो चुकी है, और ये कंप्लीट जो है एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन चुका है, और इसको हम फिर फर्दर जो है यूज कर सकते हैं। ये देखें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिवर टिश्यूज है। अब ये हमारे पास लिवर टिश्यू स्पेसिफिकली दिख रहा है, बीच में वाटर मीडियम है, और जब हम इसको होमोजिनाइज करते हैं तो अब ये देखें कि आपके पास कंप्लीट एक सोल्यूशन बन चुका है, और ये पूरा टिश्यू जो है वो हमारे पास सेल टू सेल हमारे पास जो है ब्रेक होकर इस पूरे सोल्यूशन में जो है डिसॉल्व हो चुका है। अब अगर हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो हमारे पास होमोजेनाइजेशन का ये फायदा है कि हमारे पास ये इसी तरह से हमारे पास जितने भी टिश्यू है उसको स्मॉलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टिश्यू लेंगे और उसको होमोजेनाइज करेंगे। ठीक है। जब हम होमोजेनाइज कर लेंगे तो उस होमोजिनेट को हम अप्रोक्सीमेटली 800 जी, व्हाट इज जी, जी जो है हमारे पास स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूज की, 800 जी पे हम 10 मिनट्स के लिए हम इसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब ये देखेंगे जब हम इसको 10 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो लार्जर पार्टिकल्स हमारे पास नीचे बैठ जाते हैं, और ये पैलेट एनरिच्ड इन न्यूक्लियाई एंड सेलुलर डेब्रिस जो है वो हमारे पास नीचे बैठ गया। इसमें न्यूक्लियस भी आ जाएगा, लार्जर पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, और सेलुलर डेब्रिस, सेलुलर डेब्रिस क्या होता है, जो हमारे पास सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो सारा हमारे पास यहाँ बैठ जाएगा। जबकि बाकी जितनी चीजें वो हमारे पास क्या है, ऊपर सॉल्युबलाइज्ड। अब क्या होगा कि हम ये ऊपर वाला सुपर नेटेंट इससे ले लेंगे, इसको ऊपर जो स्ट्रक्चर वॉल्यूम आपके पास रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, सुपर नेटेंट। वो सुपर नेटेंट हम एक और ट्यूब में शिफ्ट कर देते हैं, और उसको हम 20,000 जी पे 15 मिनट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो नीचे पैलेट बैठती है, ठीक है,
वो जो स्ट्रक्चर नीचे बैठती है उसको हम पैलेट बोलते हैं, ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है जो हमारे पास सस्पेंडेड होती है उसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं। तो पैलेट जो है वो हमारे पास, उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया भी निकाल सकते हैं, उसमें हम क्लोरोप्लास्ट निकाल सकते हैं। अगर कि हमारे पास प्लांट का वो टिश्यू हुआ तभी क्लोरोप्लास्ट निकलेगा, वैसे क्लोरोप्लास्ट नहीं निकलेगा। फिर हमने क्या किया, इस जो है हम सुपरनेटेंट को ले सकते हैं, उसको 1 लेग जी पे हम जब उसको 60 मिनट के लिए अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो हमारे पास जो पैलेट आएगी उसके अंदर क्या है, माइक्रोसोम्स मौजूद होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और हमारे पास स्मॉल जो है मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन्स भी मौजूद हो सकती हैं। अब हमारे पास अगर इस सुपरनेटेंट जो इसका है उसको हम नेक्स्ट ट्यूब में अगर शिफ्ट करें और उसको 1,50,000 जी पे हम इसको सेंट्रीफ्यूज करें फॉर 3 आवर्स, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो पैलेट बनेगी वो इट इज इनरिच्ड इन राइबोसोम्स। जब ये राइबोसोम्स में इनरिच्ड होगी तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास ये इसमें राइबोसोम्स है, हमारे पास क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स आ जाते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं और सिर्फ आरएनएज होते हैं, तो हमारे पास आरएनए इसमें मौजूद होते हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है और ये हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और बाकी हमारे पास सुपरनेटेंट बचेगा। सुपरनेटेंट को फर्दर भी हम ट्रीट कर किए जा सकते हैं। मगर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो अभी तक हमें पता चला कि हम यहाँ से स्पीड जो है बढ़ाते गए हैं, स्पीड हमने क्या की है, इंक्रीज की है। और इस तरफ हम अगर देखें तो हमारे पास स्मॉलर द कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो बड़ी स्ट्रक्चर है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया उससे छोटी स्ट्रक्चर है, फिर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे छोटी स्ट्रक्चर है, एंड फाइनली राइबोसोम्स जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये उससे छोटी स्ट्रक्चर। तो इस पूरे जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में हमारे पास क्या क्वेश्चन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू ईटा पॉइंट ऑफ व्यू। पहली चीज मैं स्टैंडिंग को डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, तो इस वजह से मैं दोबारा उस पर नहीं जा रहा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड और ऑर्गेनेलीज की सेपरेशन, सबसे पहले वो ये कह सकते हैं जी, पूछ सकते हैं आपसे जी कि आपने की इतनी स्पीड पे अगर सेंट्रीफ्यूज करें कोई भी टिश्यू, कोई भी सैंपल, तो उस पर क्या आपके पास जो एक्सपेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल 1000 जी फॉर 60 मिनट अगर मैंने सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो आपने याद रखना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1000 जी पे, तो उसको आपको पता होना चाहिए कि वहां पे क्या निकलेगा। तो उन नीचे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको पता होता है जी कि यहाँ पे माइक्रोसोम्स रिलीज हो सकते हैं, आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ सकती है और इंटरनल मेम्ब्रेन्स भी आ सकती है। हो सकता है वो तीनों के तीनों आपको ऑप्शन दे दें, और चौथा ऑप्शन हो ऑल ऑफ दिस। अगर आपने को सिर्फ एक याद है और आपने तुक्के से वही लगा दिया तो आपको कोई जो है फायदा नहीं होना उसका। तो इसलिए आपको प्रॉपर इसके आंसर पता होना चाहिए, और आप यू हैव टू टेक ऑल ऑफ दिस ताकि आपका आंसर ठीक हो सके। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो आपको जो है ऑर्गेनली या फिर वो स्ट्रक्चर को बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं जी कि क्लोरोप्लास्ट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय यूजिंग सेलुलर फ्रैक्शनेशन एट विच डैश जी फॉर डैश मिनट। अब क्या हो सकता है, वो 20,000 जी फॉर 10 मिनट्स लिख सकते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। 20,000 फॉर 15 मिनट्स होगा, दैट विल बी करेक्ट। तो आपसे ये जो है वो पूछ सकते हैं स्पीड विद टाइम। सेकंड वो होता है सिर्फ स्पीड दे सकें, और थर्ड जो है विद इन हाउ मच टाइम, वो आपसे टाइम भी पूछ सकते हैं और आपको टाइम के अकॉर्डिंग उनको बताना होगा कि जी कितने टाइम में आपके पास ये स्ट्रक्चर आपके पास एक्सट्रैक्ट आउट होके बाहर आ सकती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर, जो कि आप जो है याद कर सकते हो, और आज के कॉन्सेप्ट्स को आप अगर अप्लाई करो तो आपके पास आपकी बेटर प्रिपरेशन हो सकती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क थ्रू द क्लास।